हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो चलिए, आज जो बीपीएससी जो 71th आने वाला है, इसमें भी ऐसा संभावना किया जा रहा है कि वैकेंसी अच्छा हो। तो इसी को लेकर हम जो विभिन्न इंस्टीट्यूट है उसका टेस्ट सीरीज को डिटेल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट सीरीज है और ये समर्पण सीरीज है एडुटेरिया का और फर्स्ट टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे। इसमें मेनली हिस्ट्री को कवर किया गया है, हिस्ट्री का टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत में कारखाना बनाने वाला पहला यूरोपियन था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। कब किया था? तो 1500 में कालीकट में एक कारखाना की स्थापना की थी। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। भारत में कारखाना स्थापित बनाने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय था जो 1498 में आता है। 17 मई 1498 को प्रथम बार, 1502 को द्वितीय बार और तृतीय बार आता है 1524 में। याद रखना है 1498, 1502 और 1524। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बात किया जाए तो अल्मेडा प्रथम गवर्नर बनकर आता है। पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्बुकर्क का बात किया जाए तो इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने बीजापुर से गोवा को जीता था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीतता है। भारत में पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करता है और नीले जल की नीति लाता है। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछ दिया है तो वह है अल्बुकर्क। अल्मेडा प्रथम था, अल्बुकर्क जो था वो वास्तविक संस्थापक है। हेनरी द नेविगेटर वहाँ के राजा जॉन हेनरी को कहा गया है हेनरी द नेविगेटर। नीनो डी कुना का बात किया जाए तो 2829 के लगभग में इसने जो राजधानी है कोचीन से गोवा चेंज किया था। ठीक है, कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है कौन? तो ये करता है नीनो डी कुना। ठीक है, कोचीन से गोवा राजधानी स्थानांतरित करता है पुर्तगालियों का, वो करता है नीनो डी कुना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है पुर्तगाली का शक्ति समाप्त हुआ, इनमें से क्या कारण नहीं था? तो क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। बिल्कुल सही है। भारत में पुर्तगालियों के समय 18वीं शताब्दी में प्रभाव को खो दिया, अपना व्यापारिक प्रभाव को खो दिया था, क्योंकि उस समय मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों का उदय प्रारंभ हो चुका था। जैसे देखते हैं 1526 में मुगल साम्राज्य इस्टेब्लिश होता है। अनैतिक व्यापार प्रथा था, ये पुर्तगालियों का अनैतिक व्यापार प्रथा था। विजयनगर साम्राज्य का पतन, उत्तर अमेरिका की खोज, तो इसमें हो जाएगा उत्तर अमेरिका की खोज, यह नहीं था। पुर्तगाली शक्ति के पतन में इनमें से यह हो जाएगा उत्तर अमेरिका की खोज एक प्रमुख कारण नहीं था। नेक्स्ट है, डच फैक्ट्री की स्थापना का काल अनुक्रम बतलाना है। डच फैक्ट्री को स्थापना का काल अनुक्रम इनमें से कौन होगा? तो फर्स्ट है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1616 में सूरत में, 1645 में कराईकल में और 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 में, कराईकल में 1665 में और कोचीन में 1663 में। याद रखना है, अगर सूरत से बात किया जाएगा तो सूरत से 3 याद रखना है। प्रथम 1613 में अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ब्रिटिश के द्वारा, 1616 में डच के द्वारा और 1667-68 में फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री जो स्थापित किया था सूरत में 1668 में और उसका भी प्रथम फैक्ट्री था। तो इसके अनुसार हो जाएगा ABCD। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है DCBA लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा एरर है, इसे सुधार लीजिएगा, कर लीजिएगा ABCD, दोनों में से किसी में कर लीजिएगा ABCD। मसूलीपट्टनम 1605, सूरत 1616, कराईकल 1645 और कोचीन 1663, ये आपका क्रम हो जाएगा, तो इसे आप आंसर में सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? 1759 हुगली की लड़ाई में कौन सा यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी? तो वो था डचों का हार हुआ था। डच मलय द्वीप समूह के व्यापार में शामिल हो गए। इसके अलावा तीसरा एंग्लो डच युद्ध में सूरत और बॉम्बे को नई अंग्रेजी बस्ती के बीच संचार कट गया, जिसके कारण डच सेनाओं द्वारा बंगाल की खाड़ी में
तीन घर जाने वाले अंग्रेजी जहाज पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हुगली की लड़ाई हुई। 1759 में डचों की हार हुई, जिसने भारत में डच महत्वाकांक्षा को करारा झटका दिया था। वही 1759 में और याद रखना है बेदरा का युद्ध, और 1760 में याद रखना है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास और बेदरा का युद्ध याद रखना है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वर्ण फरमान सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो सर्वप्रथम दिया था गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। कब? तो यह दिया था 1632 में। 1632 में गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गोल्डन फरमान जारी किया था, जिसमें 500 पैगोड़ा प्रति वर्ष के भुगतान पर अंग्रेज गोलकुंडा के बंदरगाह से स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। वही फर्रुखसियर के द्वारा भी गोल्डन फरमान दिया गया था, और वो दिया गया था 1717 ईस्वी में। फर्रुखसियर ने दिया 1717 में, और गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा दिया गया था 1632 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो ये हुआ गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट है, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे कहा जाता है? सहायक गठबंधन का जनक कहा जाता है फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले को। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले लॉर्ड वेलेस्ली से पूर्व सहायक संधि अपना लिया था। फ्रांसिस डुप्ले जो था वो भारत में सहायक गठबंधन का जनक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद वेलेस्ली भी भारत में सहायक संधि लाते हैं। नेक्स्ट है 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया था? तो कैरोन के नेतृत्व में स्थापित किया था। 1667 में फ्रैंकोइस कैरोन ने सूरत में कारखाना स्थापित करते हुए भारत के लिए अभियान का नेतृत्व किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1667 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तक और लेखक का मिलान करें। इंडिया कनकॉर्ड के लेखक हैं जॉन विल्सन। इंडिया कनकॉर्ड के लेखक हैं जॉन विल्सन। वही आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स के लेखक हैं विलियम इरविन। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स के लेखक हैं विलियम इरविन। द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया लेखक है सिडनी ओवेन। द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया लेखक है सिडनी ओवेन। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लेखक हैं इरफान हबीब। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल से संबंधित 4 पुस्तक याद रखना है। इंडिया कनकॉर्ड जॉन विल्सन के द्वारा लिखा गया। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स लिखा गया जॉन विलियम इरविन के द्वारा। द एग्रीगेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया लिखा गया है सिडनी ओवेन के द्वारा। और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर लिखा गया है इरफान हबीब के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी, ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। मकतब क्या था? तो 18वीं सदी में मकतब एक प्रकार का शैक्षणिक संस्थान हुआ करता था। मकतब क्या था? तो यह 18वीं शताब्दी में एक प्रकार का शैक्षणिक संस्थान था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कला एवं सांस्कृतिक और कलाकार का मिलान करें। बड़ा इमाम बाड़ा जो बनाया गया था वो किनके द्वारा बनाया गया था? तो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा आसफ उद दौला के द्वारा बनाया गया था। बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा दोनों लखनऊ में है। बड़ा इमाम बाड़ा 1784 में लखनऊ में आसफ उद दौला के द्वारा बनाया गया था। आसफ उद दौला। खगोलीय वेधशाला सवाई जय सिंह ने बनाई थी। खगोलीय वेधशाला का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा 5 स्थानों पर किया गया था। हीर रांझा वारिस शाह के द्वारा बनाया गया था। हीर रांझा वारिस शाह के द्वारा। शाहजी रिसोल शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा बनाया गया था। शाह अब्दुल लतीफ के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। देखते हैं, गवर्नर जनरल को उनके नियुक्ति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। नियुक्ति के आरोही क्रम में बतलाना है गवर्नर जनरल का। तो इसमें अगर सर्वप्रथम देखें तो 1793 से 98 टाइम होता है सर जॉन शोर का। 1793 से 98 होता है टाइम सर जॉन शोर का। अगर बात किया जाए लॉर्ड हेस्टिंग्स का तो इनका समय होता है 1813 से 1823 तक। 1813 से 23 तक समय कार्यकाल होता है लॉर्ड हार्डिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम होता है 1813 से 23 तक। 13 to 23 कार्यकाल है लॉर्ड हेस्टिंग्स का। हार्डिंग प्रथम अगर बात किया जाए तो इनका कार्यकाल है 1844 से 1848। 44 से 48 लॉर्ड हार्डिंग। और एमहर्स्ट का बात किया जाए तो ये हैं 23 से 28। तो इसके अनुसार हो जाएगा फर्स्ट सी, यानी कि ए, सी, डी और बी, यानी कि 1, 3, 4, 2।
1342, ऑप्शन हो जाएगा डी 1342। सर जॉन शोर, कार्यकाल होता है 1793 से 98 तक। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 44 से 48 तक, हेस्टिंग्स 13 से 23 और एमहर्स्ट 23 से 28 तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें वॉरेन हेस्टिंग्स और संधि। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स का बात किया जाए तो इनके समय में हुआ था सलबाई की संधि। वॉरेन हेस्टिंग्स सलबाई की संधि 1782 में। रिंग फेंस की नीति से संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स, इंपॉर्टेंट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। सालबाई की संधि 1782 में होती है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक का बात किया जाए तो रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की थी। लॉर्ड विलेजली का बात किया जाए तो लॉर्ड विलेजली ने 1802 में बसीन की संधि किया था। लॉर्ड विलेजली के द्वारा 1802 में बसीन की संधि की गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का बात किया जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सिंधिया के साथ संधि किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सिंधिया के साथ संधि किया था। तो इसके अनुसार हो जाएगा सी, उसके बाद डी, ए और बी। सी डी ए बी यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। लॉर्ड डलहौजी, सूची और उनका उसके समय में क्या प्रमुख घटना घटी थी वो बतलाना है। जैसे लॉर्ड डलहौजी का बात किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड मेयो का बात किया जाए तो लॉर्ड मेयो के समय में राज्य रेलवे की शुरुआत की गई थी। राज्य रेलवे की शुरुआत, ऐसे रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। वही राज्य रेलवे की शुरुआत हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन का बात किया जाए तो लॉर्ड कर्जन ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की थी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का बात किया जाए तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, सी, बी और ए। डी, सी, बी, ए, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। 1942 में अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के समय में हुई थी? अगस्त क्रांति की घटना 1942 में पूछा गया है तो हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? पूछा गया है कौन सा कारक नहीं है। इनमें से अंग्रेज क्यों सफल हुए, अंग्रेज सफल हुए, इनमें से क्या फैक्टर नहीं था, ये पूछा गया है। तो बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन, नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया, ईसाई धर्म का प्रसार, तो यह नहीं हो जाएगा। ईसाई धर्म के प्रसार के कारण वे सफल नहीं हुए थे, एक प्रमुख ठोस कारक नहीं है। ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, बेहतर सैन्य अनुशासन और नियमित वेतन देते थे, नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली थी और ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव था। ईसाई धर्म का प्रसार के कारण वो सफल नहीं हो पाए थे, बहुत हद तक ये कारक नहीं है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757, ऑप्शन हो जाएगा डी। 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव और कलकत्ता के जो राजा रहते हैं, राजा सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है 23 जून 1757 को। नेक्स्ट है क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। यह स्टेटमेंट जो बोला गया है किसके द्वारा बोला गया है? तो क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह बोला गया है पार्सिवल स्पेयर के द्वारा। पार्सिवल स्पेयर के द्वारा ऐसे क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह बोला गया है पार्सिवल स्पेयर के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इनमें से कौन सा कथन जो है वो स्टेटमेंट गलत है? कंपनी के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के फरमान जारी करना, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, उक्त प्रांतों के निजामत कार्य के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना। इनमें से जो ऑप्शन है वो थर्ड गलत है। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान नहीं करना था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कथन 3 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलेजली द्वारा दायर आरोप और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे?
तो टीपू सुल्तान ने चीन में दूत नहीं भेजा था। ठीक है, चीन में दूत नहीं भेजा था। टीपू ने उल्लेख किया कि वह निज़ाम और मराठा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा था और उसने देशद्रोह के इरादे से अरब, अफगानिस्तान, काबुल, फ्रांस द्वीप और वारसा में भी दूत भेजे थे। तो इसके अनुसार वो जगह चीन था जहां दूत नहीं भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम ये युद्ध है और संधियां हैं। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा। तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि और चतुर्थ में टीपू सुल्तान की हार होती है। याद रखना है महामंगल श्री। ठीक है, महामंगल श्री। ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा मद्रास की संधि, दूसरा हो जाएगा मंगलौर की संधि, तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा BADC। ठीक है, BADC यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, BADC। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम 3 संधि याद रखना है। चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना, तो यह बना था जॉन लॉरेंस। अगर बात किया जाए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तो यह हुआ था 45-46 में। ठीक है, 45-46 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था, तो ये थे होलकर। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन थे, तो ये थे होलकर। सहायक प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय राजकुमार, अगर इसका क्रम याद रखना का प्रयास करें तो याद रखना है HMTABVP याद रखना है। H4 अगर देखें तो हैदराबाद, M4 मैसूर, H4 हैदराबाद, M4 मैसूर। T4 याद रखें तो तंजौर, T4 तंजौर, A4 अवध, B4 बरार, V4 भोसले, B4 बरार, V4 भोसले, P4 पेशवा, उसके बाद पेशवा, बरार के भोसले और S4 AVPS, S4 सिंधिया। ठीक है, ये सभी स्वीकार करने वाले थे। इसमें सबसे अंतिम मराठा में ही सिर्फ पूछा गया था और मराठा में सबसे अंतिम थे वो थे होलकर। तो आपको कीवर्ड याद रखना है HMTABVPS, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार, भोसले, पेशवा और सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापकत्व के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्था करें। किस प्रकार से विलय किया गया था, तो इसका भी एक निम्नलिखित याद रखेंगे। तो इसके लिए है SSB याद रखना है, SSBUJNK। ठीक है, S4 याद रखने का प्रयास करेंगे। S4 लिखेंगे सतारा, S4 संबलपुर, S4 सतारा संबलपुर, B4 बघाट। यहाँ संबलपुर और यहाँ से जैतपुर भी याद करना है, 2 याद करना है। संबलपुर और जैतपुर दोनों का जो लास्ट है प्रीफिक्स है वो सेम है, तो संबलपुर और जैतपुर। B4 बघाट, U4 उदयपुर, U4 उदयपुर, J4 झांसी, N4 नागपुर, K4 करौली। यहाँ पे विद्रोह हो गया था जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी कि हटा दिया गया था, व्यापक का सिद्धांत के तहत हड़पा नहीं गया था। लास्ट है SSBUJNK, लास्ट में याद रखना है। एक है NAK, A4 याद रखना है अवध, जिसे 1856 में कुशासन का आरोप लगाया था। लास्ट है अवध, A4 अवध। ठीक है, 1856 में सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो यहाँ के अनुसार मिलाना है कौन कौन सा दिया गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा संबलपुर, SS सतारा नहीं दिया है तो संबलपुर है। उसके बाद है SSB यानी कि बघाट, SSBU फॉर उदयपुर, JNK यानी कि नागपुर, यानी कि हो जाएगा ABCD, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ABCD। संबलपुर, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और A4 अवध। याद रखना है करौली को समाप्त कर दिया गया था।
नेक्स्ट है यानडूब की संधि। यानडूब की संधि किससे संबंधित है? तो यानडूब की संधि 1826 में हुआ था, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के समय। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के समय हुआ था यानडूब की संधि। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध का बात किया जाए तो 1824 से 26 के बीच होता है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। यानडूब की संधि के द्वारा ये समाप्त होता है, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। नेक्स्ट है गर्वित रिजर्व की नीति। गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लिट्टन से। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के तहत, लॉर्ड लिट्टन बेंजामिन डिज़रायली के तहत रूढ़िवादी सरकार के एक नामित लिट्टन 1876 में भारत का वायसराय बनता है और उन्होंने गर्वित रिजर्व की एक नई विदेश नीति शुरू की जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा बनाना और प्रभाव के क्षेत्र को सुरक्षित करना था। लिट्टन के अनुसार अफगानिस्तान के संबंध को अब और अस्पष्ट छोड़ा नहीं जा सकता था। लिट्टन को गर्वित रिजर्व की नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है तिलका मांझी को। तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था संथाल विद्रोह। अंग्रेजों को तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल परगना में विरोध का सामना करना पड़ा, जो एक संथाल थे। वो संथाल विद्रोह नहीं जो आप लोग पढ़ते हैं, संथाल विद्रोह नहीं, उससे अलग है। ये भी एक संथाल जनजाति से थे और उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था, तिलका मांझी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल, पहाड़िया, चुआर, भूमिज। अगर बात किया जाए संथाल विद्रोह का तो इसके अनुसार हो जाएगा, संथाल विद्रोह के नेता हैं तिलका मांझी। संथाल विद्रोह तिलका मांझी। पहाड़िया विद्रोह राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में, राजा जगन्नाथ। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में, यानी BCDA ऑप्शन हो जाएगा ए। संथाल विद्रोह, संथाल। जनजातीय विद्रोह तिलका मांझी के नेतृत्व में, पहाड़िया राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में, चुआर दुर्जन सिंह के नेतृत्व में और भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की भरे। तात्या भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता था? तांतिया भील। ये इन्हें भारत का रॉबिन हुड के रूप में भी जाना जाता था। ये MP से बिलोंग करते हैं। ठीक है, MP से बिलोंग करते हैं। तांतिया भील, भील जनजाति अभी भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में और इन्हें भारतीय रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई है, तांतिया भील को। ठीक है, नेक्स्ट है मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मारिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो रीति रिवाज और परंपराओं में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। मारिया जनजाति ने बस्तर में विद्रोह किया। ठीक है, ये मारिया जनजाति विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वर्तमान का छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में, 1842 से 63 तक चला। विद्रोह का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि एंग्लो मराठा प्रशासन चाहता था कि पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाए, जो मारिया के बीच एक प्रथा थी जिसे रोका गया। अंग्रेज और मराठा लोग इस समय पर आदिवासी लोग के मंदिर में प्रवेश करते थे, जिससे मंदिर का पवित्र वातावरण प्रदूषित होता था। जैसे कि लोग का मानना था कि विद्रोह का बड़ा कारण यह है कि आदिवासी लोग अपने रीति रिवाज और परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। यह बाहरी लोग के अतिक्रमण से अपने भूमि और आर्थिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक आंदोलन था। रीति रिवाज और परंपरा में हस्तक्षेप के कारण मारिया जनजाति ने विद्रोह किया छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था? तो वो थे ताना भगत। ऑप्शन हो जाएगा सी। ताना भगत ने गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले भी सत्याग्रह किया था। सिद्धू और कान्हू मुर्मू या बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले आंदोलन से इस मायने से भिन्न था कि वे मुख्य रूप से धार्मिक और अहिंसक थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत को कांग्रेस के संगठनात्मक दायरे में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है मिलान करना है, सूची 1 को 2 से नेतृत्वकर्ता बतलाना है। अगर बात किया जाए नाना साहब का, तो नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब होते हैं कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं नाना साहब। ठीक है, कानपुर से हैं नाना साहब। कुंवर सिंह हैं बिहार से। बख्त खां हैं दिल्ली से, बख्त खां हैं दिल्ली से, सेनानायक होते हैं खान बहादुर खां, ये होते हैं बरेली से। खान बहादुर खां होते हैं बरेली से। दिल्ली से बख्त खां, कानपुर से नाना साहब। लखनऊ से एक पूछा जाता है, लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से हैं बेगम हजरत महल। लखनऊ से बेगम हजरत महल। बिहार से कुंवर सिंह। फैज़ाबाद, ठीक है, फैज़ाबाद से अगर पूछा जाएगा तो फैज़ाबाद से हैं मौलवी अहमदुल्ला। फैज़ाबाद से है मौलवी अहमदुल्ला। और बागपत से हैं शाह महल।
बागपत यूपी, बागपत से है शाह महल। ठीक है, लखनऊ से पूछा जाएगा तो लखनऊ से है बेगम हजरत महल, फैजाबाद से है मौलवी अहमदुल्ला, बिहार से है कुंवर सिंह, नाना साहब हैं कानपुर से, जनरल बख्त खां है दिल्ली से, खान बहादुर खां है बरेली से। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन में पूछा गया है उसके अनुसार हो जाएगा सी डी ए और बी, सी डी ए बी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, यह 1857 के विद्रोह के बारे में किसने किया था, किसने कहा था? 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है, ये कहा था टी आर होम्स ने। अगर बात किया जाए जेम्स आउट्रम का, तो जेम्स आउट्रम कहते हैं हिंदू शिकायत का लाभ उठाने वाले एक मुस्लिम साजिश। हिंदू शिकायत का लाभ उठाने वाला मुस्लिम साजिश की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम ने। टी आर होम्स ने सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध कहा था। बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, और न ही पहला और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा आर सी मजूमदार। ठीक है, एक याद रखना है आर सी मजमूदार का। तो आर सी मजमूदार ने न ही प्रथम, न ही पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा मजमूदार ने, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा बी डी सावरकर ने। सिपाही विद्रोह कहा था लॉरेंस और सीले ने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। लॉरेंस और सीले ने पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है गलत युग्म की पहचान करें। दिल्ली से कौन है? कानपुर से, और बनारस झांसी। बतलाना है इसमें कौन सा गलत है। दिल्ली से है लेफ्टिनेंट हडसन, बिल्कुल सही है, दिल्ली से है लेफ्टिनेंट हडसन। कानपुर से है कैंपबेल, याद रखना है कानपुर से है कैंपबेल। बनारस से अगर बात किया जाए तो बनारस से है जेम्स आउट्रम नहीं बल्कि नील है, जेम्स आउट्रम नहीं बल्कि नील है बनारस से। झांसी से है हीरोज। ठीक है, हीरोज हैं झांसी से। तो इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 3 हो जाएगा, केवल 3 जो है गलत है। बनारस से हो जाएंगे नील, ना कि आउट्रम। अगर बात किया जाए दिल्ली से तो लेफ्टिनेंट हडसन होते हैं, निकोलसन और हडसन होते हैं। यहाँ पे याद रखना है एक और व्यक्ति का नाम निकोलसन एवं हडसन। दिल्ली से 2 व्यक्ति का नाम याद रखना है, निकोलसन हडसन। कानपुर से व्हीलर है और कैंपबेल है। लखनऊ से लॉरेंस है, झांसी से हीरोज है, और बनारस से नील है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 35। सिपाही, देखिए थोड़ा सा वीडियो जो होगा वो आपका लंबा होगा क्योंकि डिस्कशन में टाइम जाता ही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ इसे आप बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ आंसर करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 35। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायत के अलावा अन्य शिकायत भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका है? तो यह बोला था एस गोपाल ने, एस गोपाल। ऑप्शन हो जाएगा बी। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी? तो ये थे सावित्रीबाई फुले, जिनका हाल ही में अभी 154वां बर्थडे मनाया गया है। सावित्रीबाई फुले का प्रथम महिला स्कूल शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट है भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिला संगठन 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री मंत्री महामंडल की स्थापना की थी 1910 में। नेक्स्ट है एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। दक्षिण भारत में 1920 के दशक के दौरान गैर ब्राह्मणों ने ईवी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था और मंदिर में निचली जाति के प्रवेश पर प्रतिबंध को हटाने की मांग करते हुए अन्य आंदोलन हुए। केरल में श्री नारायण गुरु ने उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था। रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। वही नारायण गुरु ने एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा गढ़ा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाना है। महान बंगाल अकाल कब हुआ? तो यह हुआ था
1770 में महान बंगाल अकाल हुआ 1770 ईस्वी में। बिहार और उत्तर और मध्य बंगाल को प्रभावित किया, लगभग 10 मिलियन मौतें हुई थी। चालीसा अकाल यह हुआ था 1782 से 84 तक, 1782 से 84 तक, जिसमें दिल्ली, पश्चिमी अवध, पूर्वी पंजाब क्षेत्र, कश्मीर प्रभावित हुआ था। इसमें लगभग बंगाल आंदोलन से अधिक, बंगाल अकाल से अधिक 11 मिलियन लोग मारे गए थे। उड़ीसा अकाल का बात किया जाए तो उड़ीसा अकाल यह हुआ था 1700, उड़ीसा काल यह हुआ 1886 में। महान भारतीय काल यह हुआ 1876 से 78 में। महान भारतीय काल दक्षिण भारतीय काल यानी कि दक्षिण भारत में हुआ था 1876 से 78 तक, यानी कि यह हो जाएगा 1 B C D। बंगाल में अकाल हुआ 1770 में। चालीसा काल हुआ 1782 से 84 के बीच। उड़ीसा काल हुआ 1866 में और दक्षिण भारतीय काल हुआ 1876 से 78 के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलान करें, सूची 1 को 2 से। अकाल आयोग, अकाल आयोग का गठन, अकाल आयोग 1990 में गठन किया गया था। अकाल आयोग 1990 का गठन सर AP मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। सर AP मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में की गई थी। वही भारतीय अकाल आयोग 1880 स्ट्रैची की अध्यक्षता में की गई थी। जॉन स्ट्रैची की अध्यक्षता में भारतीय अकाल आयोग 1880 में गठन किया गया। उड़ीसा अकाल आयोग 1866 में जॉन कैंपबेल के नेतृत्व में गठन किया गया। जॉन कैंपबेल के नेतृत्व में। जांच समिति 1861 का गठन कर्नल बेयर्ड स्मिथ के नेतृत्व में किया गया। कर्नल बेयर्ड स्मिथ के नेतृत्व में। तो ऑप्शन हो जाएगा B A D और C, B A D C। तो देखिए ऑप्शन डी जो है B A D C है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करें। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र था जो जेम्स ऑगस्टस सिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, तो वह था बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के भी रूप में जाना जाता है। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर डायरेक्ट नहीं दिया गया है, बंगाल गजट रहता तो आप लोग सभी लगा लेते हैं, लेकिन उसका अन्य नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर 1780 में। ठीक है, बंगाल गजट के नाम से आप याद किए होंगे। 1780 में जेम्स ऑगस्टस सिक्की के द्वारा उसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों से के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो ये है चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन हो जाएगा डी, चार्ल्स मेटकॉफ, जिनका 1835-36 के दौरान भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे 1800, और इन्हें भारत में मुक्ति समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कथन ए और कारण पर विचार करें। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उसकी निंदा की। दोनों सही है, यानी कि पत्रकारिता को लेकर जेल जाने वाले, कारावास पाने वाले पहले थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो यह रद्द किया गया था वर्ष 1881 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया 1881 में। 1878 में लाया गया था, पूछा गया है रद्द किया, तो रद्द किया 1881 में। लाया गया था कब, तो लिट्टन के समय में लाया गया 1878 में। 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा गया, लॉर्ड लिटन के समय में लाया। इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना और राजद्रोह से संबंधित जो लेख लिखता था उसे समाप्त करना। इस अधिनियम के विरुद्ध पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्ष 1881 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, सरकार ने समस्त राष्ट्रों को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया है और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उक्त प्रसिद्ध कथन किसका है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि पूरा राष्ट्र एक जेल है और अगर हम कैदी होते हैं तो बड़ा जेल से हमें छोटा जेल में स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसा कहना किनका था, तो यह कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, एक क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट है, बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह वर्ष था 1791 में। 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी।
नेक्स्ट है सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पश्चात विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। उपयुक्त कथन वक्तव्य का स्रोत है कौन सा? तो लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का बात किया जाए तो यह वर्ष 1904 में आया था। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। हंटर शिक्षा आयोग का बात किया जाए तो 82-83 में 1882-83 में। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 में। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1432 1432 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1432। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत शिक्षा विभागीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। तो यह बिल्कुल सही है, प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में हुई थी, नहीं 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ना कि 1919 में। 1925 में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह भी बिल्कुल सही है, 1925 में स्थापना किया गया था। सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी। यह भी बिल्कुल सही है, अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला प्रथम रियासत था वो था बड़ौदा रियासत, और यह किया था 1906 में। बड़ौदा रियासत पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ किया था। तो इसके अनुसार पूछा गया है उक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ 2 जो है वो गलत है। 1919 में नहीं बल्कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50। हम लोग 50 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं और लगभग टाइम भी 36 मिनट हो गया है। तो लगभग 1.5 से 2 घंटा तक इसका टोटल टाइम रहेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट खुला है, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति का गठन कब किया गया था? हार्टोग कमेटी 1929 में हार्टोग कमेटी का गठन किया गया था। याद रखना है हार्टोग कमेटी 1929 में। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो यह वर्ष 1885 में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन वर्ष 1885 में किया गया। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था? इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला सम्मेलन अखिल भारतीय सम्मेलन किया? तो वह किया था कलकत्ता में, ऑप्शन हो जाएगा बी कलकत्ता में। नेक्स्ट है सन 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक संगठनों के विलय का परिणाम था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ था 1851 में, किन 2 राजनीतिक संगठन का विलय का परिणाम था? तो यह था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का और जमींदार एसोसिएशन का, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, दोनों का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसका विलय हुआ था? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का और जमींदारी एसोसिएशन दोनों विलय होकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया 1851 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें बतलाना है कौन सा कथन सही है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 में हुई। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1888 में की गई थी। यह गलत है, 1888 नहीं बल्कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। M.B. राघवाचारी, B. सुब्रमण्यम, P. आनंद चार्लो द्वारा। तो 88 नहीं बल्कि 84। तो ये गलत हो गया हमारा। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्य को समन्वित करना तथा उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु कार्य करना था जिसका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। तो यह बिल्कुल सही है, उद्देश्य यही था, लेकिन स्थापना 1888 नहीं बल्कि 1884 में की गई थी। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो हो जाएगा वो केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। ठीक है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकार ने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण में सहायता की। उनमें से एक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ भी थे। ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ किस भाषा के साहित्यकार थे? वे तो असम भाषा के से थे। बेजबरुआ वो असमिया भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो ये है लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 वायसराय होते हैं, वो है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57।
कथन और कारण पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। यह बिल्कुल सही है। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं और भारतीयों को वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। ये दोनों सही है और दोनों सही है एवं व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है एवं सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांति में मृत्यु में इसकी सहायता कर सकूं। यह किसने कहा था? तो यह कहा लॉर्ड कर्जन ने कहा कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांति में मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बतलाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था वर्ष 1889 ईस्वी में, वर्ष 1889 में। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ देखिए ध्यान देना है, संबोधित करने वाला पूछा गया है, न कि अध्यक्षता करने वाला। गलत नहीं कीजिएगा क्योंकि आप लोग ज़्यादातर लगाइएगा एनी बेसेंट, ठीक है, क्योंकि ये एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी, न कि संबोधित की थी। अगर बात किया जाए संबोधन करने का तो सर्वप्रथम संबोधन किए थे वे थे कौदम्बरी गंगुली 1890 में, ठीक है, 1890 में संबोधन करते हैं कौदम्बरी गंगुली और ये प्रथम महिला स्नातक होती है कौदम्बरी गंगुली, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संबोधित करती है, ठीक है। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता करते हैं, 25 में करते हैं सरोजनी नायडू और 33 में करती है नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता करती है, तो याद रखना है 3, 17, 25 और 33, 17, 25 और 33 जो अध्यक्षता करती है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट है कथन ए और कारण पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। बिल्कुल यह सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण यानी कि 1905 ईस्वी तक उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। यह बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं थे। इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विश्वास नहीं थे, तो यह भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है एवं सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवादी उपागम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो इनमें से हो जाएगा ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना, ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को समाप्त करना। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर कौन दिया था? तो यह दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर यह दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। हालांकि लॉर्ड डफरिन के ही समय में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो बंबई में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? अगर बात किया जाए प्रथम अधिवेशन का तो अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव होते हैं एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष होते हैं, एओ ह्यूम इसके सचिव होते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी का बात किया जाए तो ये 3 अधिवेशन की अध्यक्षता ये 1885 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण माने जा सकते हैं? भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? तो बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध असंतोष था। बिल्कुल सही है। पश्चिमीकरण का बढ़ता प्रभाव से असंतोष भारतीयों में बढ़ा। उदारवादियों की उपलब्धि से असंतोष था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। वायसराय कर्जन को प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इनमें से सभी कारण थे जो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैश्विक घटनाओं पर विचार करें। बोअर युद्ध, जापान द्वारा रूस का पराजय और इथोपिया द्वारा इटली के सेनाओं का अपमानजनक पराजय। इसमें बतलाना है उपयुक्त घटनाओं को घटित होने का सही कालानुक्रम बतलाना है, यानी कि समय बतलाना है। तो अगर बात किया जाए बोअर युद्ध का तो यह हुआ 1899 से 1902 में। 1899 से 1902 में जापान द्वारा
जापान द्वारा रूस की पराजय, यह हुआ 1905 में। जापान द्वारा रूस की पराजय, यह हुआ 1905 में। वही इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय, यह हुआ 1896 में। 1896। तो ऑप्शन के अनुसार सही काल अनुक्रम हो जाएगा 3, 1 और 2। 3, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुआ था? इनमें से कौन नहीं हुआ था? पुणे के नाटू बंधु को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, यह नहीं हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय में न हुआ था। लॉर्ड कर्जन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय के रूप में याद किया जाता है। उसके काल को आयोग का काल कहा जाता है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः रूप से लागू किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लागू किया गया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों को संख्या में कमी कर दी गई। ये तीनों किया गया। ये ऑप्शन ए जो हमारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना एवं बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना। बतलाना ये है उक्त वार्षिक अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था बनारस में। 1905 का बनारस अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 70। इसमें पूछा गया है बंगाल विभाजन के विरोध के क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता। अगर बात किया जाए दिल्ली में बंगाल विभाजन के नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हो रहा होता है उसके नेतृत्व करता है दिल्ली में है सैयद हैदर रजा। पंजाब से हैं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। पंजाब से हैं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जिनमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। पूना और बम्बे से है बाल गंगाधर तिलक। वही मद्रास से हैं चिदम्बरम पिल्लई। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली से सैयद हैदर रजा यानी कि 4, पंजाब से लाला लाजपत राय अजीत सिंह, पूना और बॉम्बे से बीजी तिलक, मद्रास से है चिदम्बरम पिल्लई। यानी कि 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया? स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित कब किया था? तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं वो नौरोजी, दादा भाई नौरोजी होते हैं। और इस समय कलकत्ता का अधिवेशन होता है और 1906 का अधिवेशन जो है वो है 22वां अधिवेशन 1906 का, यानी कि 6 और 15, 6, 21, 22वां अधिवेशन होता है 1906 में, जिसमें स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित करते हैं। उग्र राष्ट्रवादी द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किस प्रांत में किया गया था? तो यह किया गया था तमिलनाडु में। उग्र राष्ट्रवादी द्वारा स्वदेशी संगम नामक समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष और आचार्य थे, प्रधानाचार्य थे अरविंद घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष और अरविंद घोष अध्यक्ष हैं, रास बिहारी घोष और प्रधानाचार्य हैं अरविंद घोष। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1907 में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सांस्कृतिक जगत पर भी व्यापक परिलक्षित हुआ। इस दौरान अनेक राष्ट्रवादी कविता एवं गीतों की रचना हुई जिसमें भारतीयों को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली। चित्रकला के क्षेत्र में विक्टोरियन प्रकृतिवादी के वर्चस्व को तोड़ा दिया और मुगल, अजंता और राजपूत काल के चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया गया। इसी के क्रम में 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटना के काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दें। फर्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। तो यह किया गया था 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। 1905 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया वर्ष 1908 में। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया वर्ष 1906 में। और अनंत कन्हरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई 1909 में। तो इसके अनुसार हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करें। गदर पार्टी के कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए सरकार ने किस वर्ष भारत रक्षा अधिनियम बनाया था? तो यह बनाया गया था 1915 में।
1915 में। गदर पार्टी स्थापना होता है 1913 में और इसके कार्यकर्ता को दंडित करने के लिए सरकार के द्वारा 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन तथ्यात्मक रूप से सही है। इसमें सही पूछा गया है, तो 23 दिसंबर 1912 वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया, बिल्कुल सही है। यह घटना कलकत्ता में घटी थी, नहीं कलकत्ता नहीं बल्कि दिल्ली में घटित हुई थी, तो 2 गलत हमारा हो जाएगा। यहाँ सही पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल की मुख्य भूमिका थी। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल की प्रमुख भूमिका थी, तो यह भी सही हो जाएगा, यानी कि 3 सही है, 1 सही है। इस घटना के आरोपियों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। नहीं, अलीपुर नहीं बल्कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया, क्योंकि यह घटना हुई थी वो हुआ था दिल्ली में। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से यह इस पर मुकदमा चलाया गया था, दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस चला था, ना कि अलीपुर षड्यंत्र चला था। तो 4 भी गलत है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। 1 और 3 सही है। 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया और इसमें दिल्ली षड्यंत्र कहा गया। रास बिहारी बोस सचिंद्र सन्याल की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट है भारत माता। भारत माता नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था, तो यह किए थे अजीत सिंह ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कथन एवं कारण पर विचार करें एवं दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की, बिल्कुल सही है। सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने का डर था। क्रांतिकारी आतंकवाद उभरने का डर था सरकार को, बिल्कुल सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कारण में संबंध में निम्नलिखित कथन को क्या सही है। कुस्तुनतुनिया का पतन, भारतीय वस्तुओं के यूरोप का मांग एवं यूरोप के नए क्षेत्रों की खोज, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन सही है, ए बी एंड डी, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट है जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तब दिल्ली की गद्दी पर कौन रूल कर रहा होता है, तो वह है सिकंदर लोदी। लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी रूल कर रहा होता है 1498 में। नेक्स्ट है 1717 ईस्वी में मुगल शासक फरुखसियर के अधिकार पत्र में क्या सम्मिलित नहीं था, इसे बतलाना है क्या सम्मिलित नहीं था। तो 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, बंबई में कंपनी के सिक्कों का वैध किया गया, 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार, कंपनी को अन्य कंपनियों की तुलना में मुगल से व्यापार में छूट दी गई, यह नहीं था। तो ए बी सी तीनों था। इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापार में छूट दी गई थी, यह गलत है। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है एक्सला-सैपेल की संधि के द्वारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सैपेल की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त। पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। तीसरा होता है पेरिस की संधि। इसमें 3 संधि याद रखना है, एक्सला-सैपेल, पौंडीचेरी और पेरिस, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखना है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर कहा गया, साहेब बेखबर बहादुर शाह को। जहादर शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय का संज्ञा दिया गया एवं मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की संज्ञा दी गई। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। बहादुर शाह को साहेब खबर, जहादर शाह को लंपट मूर्ख, रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। नेक्स्ट है अंतिम रूप से जजिया कर किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो अंतिम रूप से लास्ट रूप से जजिया कर समाप्त किया गया वो था शासक था महमूद शाह। 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है गलत मिलान का चयन करें। अगर बात किया जाए बंगाल का, तो बंगाल के संस्थापक हैं मुर्शीद कुली खां बंगाल के संस्थापक। अवध के संस्थापक हैं सआदत खां, बिल्कुल सही है। हैदराबाद का बात किया जाए तो कुली कुतुब शाह नहीं बल्कि चिन किलिच खां। हैदराबाद संस्थापक हैं
चिनकिलिच खां या इन्हें निज़ाम उल मुल्क की भी संज्ञा दी गई। चिनकिलिच खां या इन्हें निज़ाम उल मुल्क की भी संज्ञा दी गई थी। कर्नाटक के संस्थापक हैं सदातुल्ला खां। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा मिलान गलत है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन होता है? तो बंगाल का अंतिम नवाब है मुबारक-उद-दौला। ऑप्शन हो जाएगा डी, मुबारक-उद-दौला। पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? पटना हत्याकांड यह हुआ था 1763 में। पटना हत्याकांड यह हुआ 1763 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 90। शिवाजी महाराज के संबंध में गलत कथन बतलाना है। कौन सा कथन गलत है? तो शिवाजी की मृत्यु का बात किया जाए तो 1676 नहीं बल्कि 1680 में इनका मृत्यु हुआ। 1676 नहीं बल्कि 1680 में मृत्यु हुआ था। अफजल खां की हत्या की थी 1659 में। प्रथम सूरत विजय 1664 में। पुरंदर की संधि 1665 में। याद रखना है 1659 में शिवाजी ने सरदार अफजल खां की हत्या की। 1663 में शाहिस्ता खां को पराजित किया। 1664 में प्रथम बार सूरत को लूटा। 65 में पुरंदर की संधि की। 1666 में औरंगजेब द्वारा शिवाजी को बंदी बनाया गया। 1670 में दूसरी बार लूटा था। ठीक है, 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा। 74 में राज्याभिषेक हुआ और 1680 में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है घेरे की नीति, रिंग फेंस की नीति से संबंधित है कौन? तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का क्रम क्या है? तो ये है HMT ABPP। आप याद रखिएगा, अभी फर्स्ट में भी बतलाए थे। HMT ABPS। ठीक है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार, भोसले, पेशवा, सिंधिया। ठीक है। तो 1 2 4 3 6 5, 1 2 4 3 6 5 ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारी का हिस्सा 1/10 भाग निर्धारित किया गया था। तो यह गलत, कौन इसमें पूछा गया है? सत्य कथन बतलाना है। 1/10 नहीं बल्कि 1/11 भाग होता था। 1/10 नहीं बल्कि 1/11 भाग। महालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर किसानों का मालिकाना हक होता था। यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। केवल 2 सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त में जमीन पर अधिकार होता था, वो होता था किसानों का। नेक्स्ट है कृषि के वाणिज्यीकरण के निम्न में क्या कारण थे? कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों हुआ? इसमें बतलाना है कृषि का वाणिज्यीकरण होने के क्या कारण थे। तो यूरोपीय उद्योग की आवश्यकता को पूरी करना था। उद्योग आधुनिक और तेजी से चलने वाले जहाज का निर्माण हो चुका था। भू राजस्व प्रणाली, अमेरिका गृह युद्ध। तो इनमें से सभी हो जाएगा, कारण इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अगर बात किया जाए मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। मुस्लिम लीग स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह खां को इसका संस्थापक माना जाता है एवं आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था रास बिहारी घोष के नेतृत्व में, रास बिहारी घोष। और इसमें सूरत फूट हुआ था, स्प्लिट इन कांग्रेस हुआ था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट कब किस वर्ष लाया गया था? तो यह हुआ था 1872 में। 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। वही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया और 1929 में याद रखना है शारदा एक्ट आया। ये तीनों विवाह से संबंधित एक्ट है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में और शारदा एक्ट 1929 में। नेक्स्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग के स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका जो था वो शिशिर कुमार घोष का ही पत्रिका था, याद रखना है। नेक्स्ट है काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया था। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, उसके क्रांतिकारियों को कोर्ट में बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया था। इस बचाव समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? तो बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत को।
गोविंद बल्लभ पंत को। नेक्स्ट है, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारी कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था डचों के द्वारा 1632 में पटना कॉलेज में स्थापित किया गया था। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1856 में। 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल के कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस दिन प्रारंभ होती है? तो 12 जून 1857 से। 12 जून 1857 देवघर के रोहिणी गांव से, रोहिणी गांव, ठीक है, याद रखना है, रोहिणी गांव, देवघर, वर्तमान झारखंड। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? पूछा गया है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ था? तो बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है। 1912 में जो 27वां अधिवेशन था और यह हुआ था बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता आर एन माधोलकर के द्वारा। उसके बाद 1922 में 37वां अधिवेशन होता है, जो गया में होता है चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। और 54वां अधिवेशन 1940 में होता है रामगढ़, वर्तमान का झारखंड में, ठीक है। 52वां अधिवेशन ये नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो बिहार में नहीं हुआ था। 3 अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, सबसे अधिक अधिवेशन जो होते थे कलकत्ता में ही होते थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बिहार से कोई भी प्रतिनिधि नहीं थे। आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें बिहार से कोई भी नहीं थे। नेक्स्ट है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो यह वर्ष 1906 में किया गया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना वर्ष 1906 में। मुजफ्फरपुर बम कांड की किस दिन घटित हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड यह हुआ 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को खुद्दीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन उनकी गाड़ी पर बम फेंकने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बल्कि कैनेडी की पत्नी और पुत्री बम का शिकार हुई। नेक्स्ट है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1784 में। 1784 में जॉन सोर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया था। इसी के सुझाव पर 1784 में पटना में जॉन गॉस्टिन के द्वारा, नाम याद रखना है, पूछ दिया जाता है, जॉन गॉस्टिन के द्वारा गोल घर का निर्माण करवाया गया था। बिहार में होने वाला जनजातीय आंदोलन में गलत मिलान का चयन करें। इनमें से किसका मिलान गलत किया गया है? पहाड़िया विद्रोह यह वर्ष 1778 में होता है। हो विद्रोह का बात किया जाए तो यह 1820 से 21 में होता है। संथाल विद्रोह का बात किया जाए 1855-56 में। और सरदारी विद्रोह 1835 नहीं बल्कि 1858 से 95 तक होता है। 1858 से 95 तक। बिहार के प्रमुख विद्रोह का बात किया जाए तो पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में होता है। वही हो विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में, और संथाल विद्रोह के सिद्धू कांधू चांद भैरव प्रमुख नेता थे। 1855-56 में हुआ था। वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़ी थी? वीर कुंवर सिंह ने आखिरी युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो वो था कैप्टन ली ग्रांट। याद रखना है 4 व्यक्ति का नाम जिनसे कुंवर सिंह युद्ध करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, DADL, डनवर, D फॉर डनवर, A फॉर आयर्स, D फॉर डगलस और L फॉर ली ग्रांट, ठीक है। डनवर सर्वप्रथम, उसके बाद आयर्स से, और उसके बाद डगलस और बाद में ली ग्रांट से, ठीक है। तो याद रखना है डनवर, आयर, डगलस और ली ग्रांट। पूछा गया है आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन से लड़े थे? तो वो था कैप्टन ली ग्रांट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विवादों से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। तो अगर बात किया जाए इसका, तो इसमें 2 केवल सही है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना के तहत करदाताओं के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 किया है। यानी कि आरबीआई नहीं बल्कि सीबीडीटी द्वारा प्रारंभ किया गया है, सीबीडीटी द्वारा। तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट है तमुलोसार। एक है लोसार, एक है तमुलोसार। तमुलोसार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह मनाया जाता है नेपाल क्षेत्र में। तमुलोसार यह नेपाल क्षेत्र में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 थीम है विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना
किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है उड़ीसा से। नेक्स्ट है नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नाग मार्क 2 के संबंध में कथन पर विचार करें। नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। इसमें असत्य कथन बतलाना है, तो दोनों सही है, यानी कि न तो एक और न ही दो गलत है, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ है, यानी कि जो हमारा 2 है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट यह प्रकाशित किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सम्मिलित हुआ है। इस कार्यक्रम में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो यह है यूएसए सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है एयरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो यह है महाराष्ट्र का, यह है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है एयरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति यह यूपी का पहल है, महाराष्ट्र नहीं बल्कि यूपी हो जाएगा। एयरोस्पेस और रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति यह यूपी का एक पहल है। नेक्स्ट है मिलान करें गुणोत्सव, गुणोत्सव कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया असम में, गुणोत्सव यह मनाया जाता है असम में। गान नगई उत्सव, गान नगई मणिपुर में। पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, पैंगसो दर्रा यह है अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया पैंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। सुभद्रा योजना का बात किया जाए तो सुभद्रा योजना है उड़ीसा से संबंधित। नेक्स्ट है भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह किया गया सिक्किम में। भारत के 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो यह है इंदौर और उदयपुर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 125। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन सीएमसी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बतलाना है सत्य कथन क्या है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों है सही है। नेक्स्ट है पिंग बुनचरिंग स्कैम का संबंध किससे है? पिंग बुनचरिंग स्कैम का संबंध किससे है? ऑप्शन है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, पशुपालन संबंधी धोखाधड़ी, मानव अंगों की तस्करी संबंधी साइबर अपराध या साइबर अरेस्ट। तो पिंग बुनचरिंग स्कैम का संबंध है साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से। नेक्स्ट है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो यह है कोंडा रेड्डी। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय है कोंडा रेड्डी, दक्षिणी भारत का है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2025 में भारत की जीडीपी एवं जीवीए वृद्धि दर का अनुमान 6.4 है, बिल्कुल सही है। बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रही है। विश्व की शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देश के कार्यालयों में भारत 6ठा स्थान पे है। तो इनमें से तीनों कथन सही है, 1, 2, 3 पूछा क्या गया है, सत्य कथन का चयन करें तो 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। बतलाना यह है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है? माउंट ईबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है, ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडोनेशिया में है। हेनले एवं पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, भारत का स्थान 86वां है। सत्य कथन का बतलाना है कौन? तो इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान
जो है वो 86 नहीं बल्कि 85 है। इंडिया का रैंक 86 नहीं बल्कि 85 है। और 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान नहीं बल्कि सिंगापुर है, सिंगापुर। ठीक है, तो इनमें से न तो एक नहीं दो सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने इजराइल में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? इजराइल में अगला राजदूत नियुक्त किया है जितेंद्र पाल सिंह को, जितेंद्र पाल सिंह को, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज, एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज। नेक्स्ट है, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के रिपोर्ट में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, बिहार तीसरे स्थान पर है। इनमें से सत्य कथन क्या है? तो उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला है, तो केवल एक सही है। बिहार का स्थान अगर बात किया जाए तो इसमें तीसरा नहीं बल्कि 13वां है, 13th है, तीसरा नहीं बल्कि 13वां है। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहर को सम्मिलित किया गया है? तो बिहार के 10 शहर को सम्मिलित किया गया है। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के 10 शहरों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 9वां सीनियर एवं 5वां अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन्ग बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है? तो ये चंदन जो राष्ट्रीय लॉन्ग बॉल्स चैंपियनशिप में मेन सिंगल में कांस्य पदक जीते हैं, ये है मुंगेर से। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं असत्य कथन बतलाना है। इनमें कौन सा कथन जो है वो गलत है? बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये हो गई है, बिल्कुल सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 66,828 रुपये है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 36,333 रुपये अनुमानित है। बिहार का विकास दर 14.47% हो गई है, यह भी बिल्कुल सही है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण तीनों सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, तो यह गलत है। बिहार में विकास में वृद्धि में 3 सेक्टर की भूमिका अहम रही है। प्रचलित मूल्य पर प्राथमिक सेक्टर में 10.66%, प्राइमरी में 10.66%, सेकेंडरी में 11.95% और तृतीय में थर्ड में यानी टर्शियरी में 16.89% की वृद्धि हुई है। तो इसमें डी जो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक नहीं बल्कि तृतीयक हो जाएगा, में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, तो डी हो जाएगा गलत। बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब रखा गया है? कब तक रखा गया है? तो यह रखा गया है 2027 तक। बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना अब 3.5 घंटे में आया जा सकेगा। बिहार सरकार ने वर्ष 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पूर्व 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना इस वर्ष तक पूरी की जाएगी। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय औसत को पाने के लिए बिहार में 13,000 किलोमीटर NH होना जरूरी है। नेक्स्ट है, यू डाइज रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? यू डाइज रिपोर्ट जारी किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो यह जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यूडाइज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023-24 में ऐसे 117 स्कूल चिन्हित किए गए हैं जहां एक भी बच्चे नामांकित नहीं है, जबकि 2022-23 में बिहार में ऐसे स्कूलों की संख्या 31 थी, अब वो है 117। यूडाइज रिपोर्ट जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। यह मंदिर परिसर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह है पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार के द्वारा 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकास करने की योजना है। नेक्स्ट है, आयत की लंबाई में मैथ का क्वेश्चन है। लंबाई में 50% वृद्धि हो और एरिया में टोटल 20% की वृद्धि हो तो बतलाना है कि चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बनाएंगे, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20% घटाना होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जब एक घड़ी की कीमत 20% की कमी की जाती है और वृद्धि 40% हो जाती है तो प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव होगा? तो फॉर्मूला लगाना है 20 + -20 + 40 ऐसा, -20 × 40/100 कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा हमारा 12% बढ़ेगा। नेक्स्ट है, 2004 में शहर की जनसंख्या दिया है, 2007 में यह इतना हो जाता है तो प्रतिवर्ष कितना से बढ़ेगा? तो 1000 से हो जाता है 1331, तो ये हो जाएगा 10% की दर से। एक निश्चित
कुट भाषा में FIVE को लिखा जाता है F137 और रैट को लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से। तो फेयर को किस रूप में लिखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 5729, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 145 का हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। इसे हम आप बना लीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके बतलाना है, सॉल्यूशन बतला दिया जाएगा। 146 का ये हो जाएगा सी। 147 में हो जाएगा बी, और 148 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 149 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4740। 150 में हो जाएगा, वो हो जाएगा 8197। ये तीनों, और मैथ टोटल 10 थे, तो मैथ का सॉल्यूशन नहीं बतलाया गया। मैथ आप आशा करते हैं कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो आप पेशेंस के साथ देखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही इसके साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बतलाना है, या फिर पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।